रात के करीब 11:47 हो चुके थे। चारों तरफ इतना घना अंधेरा था कि सड़क के दोनों ओर खड़े पेड़ भी काले साए जैसे दिखाई दे रहे थे। हवा तेज थी और पेड़ों की सूखी टहनियां आपस में टकराकर ऐसी आवाज कर रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा कर बात कर रहा हो। उसी सुनसान सड़क पर रविवार अपनी कार से अकेला अपने गांव लौट रहा था। शहर में काम खत्म होने में देर हो गई थी, इसलिए उसे रात में ही निकलना पड़ा था। रास्ता उसे अच्छी तरह याद था, लेकिन उस रात जाने क्यों उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी कार का पीछा कर रहा हो। वह कई बार पीछे के शीशे में देख चुका था, मगर हर बार सड़क पूरी तरह खाली दिखाई देती थी। अचानक लगभग आधे रास्ते में उसकी कार झटके खाने लगी। रविवार ने स्पीड कम की, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद इंजन पूरी तरह बंद हो गया। उसने 2-3 बार चाबी घुमाई, मगर कार स्टार्ट नहीं हुई। उसने मोबाइल निकाला ताकि किसी को फोन कर सके, लेकिन स्क्रीन पर नेटवर्क का एक भी निशान नहीं था। रविवार ने गुस्से में मोबाइल सीट पर फेंका और कार से बाहर निकल आया। आसपास कोई घर नहीं था, कोई दुकान नहीं थी और न ही दूर तक किसी इंसान की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे पड़े एक पुराने पत्थर पर पड़ी। उस पर धुंधली रोशनी में लिखा था देवगढ़ 2 किलोमीटर। देवगढ़ का नाम देखते ही रविवार को अचानक अपने दादा की कही हुई एक पुरानी बात याद आ गई। बचपन में जब भी वह गांव जाता था, उसके दादा उसे देवगढ़ की एक पुरानी हवेली की कहानी सुनाया करते थे। दादा कहते थे कि उस हवेली में कभी ठाकुर परिवार रहा करता था, लेकिन एक रात उस परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद पूरी हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई। गांव के लोग कहते थे कि आधी रात के बाद हवेली की दूसरी मंजिल से किसी औरत के रोने की आवाज आती थी और कभी कभी खिड़की के पीछे एक सफेद कपड़ों वाली औरत दिखाई देती थी। दादा हमेशा एक बात बहुत गंभीर होकर कहते थे, अगर कभी रात में देवगढ़ की उस हवेली के पास जाना पड़े और किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखना। चाहे आवाज कितनी भी करीब क्यों न आ जाए, पीछे मत देखना। उस समय रविवार दादा की बात सुनकर हंस दिया करता था। उसे लगता था कि गांव के लोग बच्चों को डराने के लिए ऐसी कहानियां बनाते हैं। लेकिन उस रात सुनसान सड़क पर अकेला खड़ा रविवार पहली बार सोच रहा था कि शायद दादा मजाक नहीं कर रहे थे। रविवार ने फैसला किया कि कार सुबह तक यहीं छोड़ देगा और पैदल गांव की तरफ चला जाएगा। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और सड़क पर चलना शुरू किया। लगभग 10 मिनट चलने के बाद उसे दूर एक पुराना लोहे का गेट दिखाई दिया। गेट इतना जंग लगा हुआ था कि ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से किसी ने उसे छुआ तक नहीं हो। रविवार जैसे ही उसके पास पहुंचा, उसकी नजर ऊपर लगे लोहे के बोर्ड पर गई। बोर्ड पर धूल और जंग के बीच मुश्किल से शब्द दिखाई दे रहे थे, देवगढ़ हवेली। रविवार के कदम अचानक रुक गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हवेली के पास कैसे पहुंच गया। रास्ता तो उसे गांव की तरफ जाना था, लेकिन कार से निकलने के बाद वह जिस रास्ते पर चला था, वह उसे सीधे इसी हवेली के सामने ले आया था। उसने पीछे मुड़कर देखा। जिस रास्ते से वह आया था, वह अब घने अंधेरे में गायब सा लग रहा था। तभी हवेली की दूसरी मंजिल की एक खिड़की में अचानक हल्की पीली रोशनी जल उठी। रविवार ने सोचा शायद अंदर कोई रहता होगा। उसने कुछ सेकेंड तक खिड़की को देखा और तभी उस रोशनी के सामने एक आकृति दिखाई दी। एक औरत। लंबे काले बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढके हुए थे और उसने सफेद रंग का पुराना सा कपड़ा पहन रखा था। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। रविवार को लगा शायद उसकी आंखों का धोखा है, इसलिए उसने मोबाइल की रोशनी बंद करके दोबारा देखा, लेकिन वह औरत अभी भी वही थी। रविवार ने डरते हुए एक कदम पीछे किया। तभी उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके बाल थोड़ा पीछे हुए और रविवार को ऐसा लगा जैसे वे सीधा उसकी तरफ देख रही हो। फिर उसने अपना हाथ उठाया और खिड़की के शीशे पर 3 बार दस्तक दी। ठक ठक ठक। डंडा। रविवार के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वह भागने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि उसी समय उसके मोबाइल में अचानक नेटवर्क वापस आ गया। मोबाइल पर एक मैसेज आया। नंबर अनजान था। रविवार ने मैसेज खोला और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, रविवार तुम आखिर वापस आ ही गए। रविवार कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसी अनजान नंबर को उसका नाम कैसे पता था। उसने तुरंत नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल लगने से पहले ही मोबाइल की स्क्रीन काली हो गई। उसी क्षण हवेली के अंदर से एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। आवाज किसी छोटे बच्चे की थी, रविवार अंदर आओ। रविवार ने सांस रोक ली।
उसके पैरों ने जैसे जमीन पकड़ ली थी। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन तभी लोहे का बड़ा गेट अपने आप खुलने लगा। चरर, गेट खुलता गया और हवेली के अंदर जाने वाला रास्ता दिखाई देने लगा। सामने पुरानी हवेली अंधेरे में खड़ी थी और उसकी दूसरी मंजिल की वही खिड़की अब पूरी तरह अंधेरी हो चुकी थी। रविवार ने सोचा कि उसे किसी भी हालत में अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन तभी उसके पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, इतने साल बाद आए हो और बिना मिले चले जाओगे। रविवार का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया, क्योंकि आवाज बिल्कुल उसके पीछे से आई थी। उसने दादा की बात याद की, अगर पीछे से आवाज आए तो पीछे मत देखना। रविवार ने अपनी आंखें बंद कर लीं और वहीं खड़ा रहा, लेकिन तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, रविवार पीछे देखो। और यहीं से उस रात की असली कहानी शुरू हुई थी। रविवार की सांस जैसे उसके सीने में अटक गई थी। उसके कान के बिल्कुल पास किसी की धीमी फुसफुसाहट गूंजी थी, रविवार पीछे देखो। आवाज इतनी साफ थी कि उसे पूरा यकीन हो गया कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसके शरीर पर पसीना आ गया, लेकिन उसे अपने दादा की बात याद थी, अगर कभी उस हवेली के पास कोई तुम्हें पीछे से पुकारे तो पीछे मत देखना, चाहे आवाज कितनी भी अपनी क्यों न लगे। रविवार ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को समझाने लगा कि यह सब उसके डर की वजह से हो रहा है। तभी उसके पीछे से धीमे कदमों की आवाज आने लगी। एक कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम। वह आवाज धीरे धीरे उसके करीब आती जा रही थी। रविवार को अपने कंधे के पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। उसने अपनी पूरी ताकत से खुद को रोक लिया। वह पीछे नहीं मुड़ा। कुछ सेकंड बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। न हवा की आवाज, न कदमों की आवाज, न किसी के बोलने की। रविवार ने धीरे से आंखें खोली। उसके सामने हवेली का खुला हुआ दरवाजा था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पीछे की जमीन पर किसी के पैरों के निशान बने हुए थे। वे निशान हवेली की तरफ से शुरू होकर ठीक उसके पीछे तक आए थे और वहीं खत्म हो गए थे। रविवार ने कांपते हुए मोबाइल की टॉर्च जमीन पर डाली। निशान किसी इंसान के पैरों जैसे थे, लेकिन उनके पैर की उंगलियां उल्टी दिशा में थीं। रविवार का गला सूख गया। वह भागना चाहता था, लेकिन तभी हवेली के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। इस बार आवाज इतनी दर्द भरी थी कि रविवार खुद को रोक नहीं पाया। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर चला गया। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसके पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। रविवार ने तुरंत पलटकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वे हिला तक नहीं। उसने पूरी ताकत लगाई, फिर भी दरवाजा जैसे पत्थर का बन गया था। अंदर घुप अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च की छोटी सी रोशनी में उसे दीवारों पर पुराने चित्र दिखाई दे रहे थे। उन चित्रों में एक ही परिवार के अलग अलग लोगों की तस्वीरें थीं। एक तस्वीर के सामने रविवार रुक गया। उसमें लगभग 8 साल का एक बच्चा खड़ा था और उसके पीछे एक औरत थी। रविवार ने मोबाइल की रोशनी तस्वीर पर डाली तो उसके हाथ कांपने लगे। उस बच्चे का चेहरा उसे बहुत जाना पहचाना लग रहा था। वह बच्चा बिल्कुल उसी तरह मुस्कुरा रहा था जैसे रविवार बचपन की तस्वीरों में मुस्कुराता था। रविवार ने तस्वीर को करीब से देखा। नीचे धूल के बीच एक नाम लिखा था, आरव। रविवार को समझ नहीं आया कि उसे यह नाम इतना परिचित क्यों लग रहा था। तभी ऊपर की मंजिल से किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। रविवार ने सिर उठाकर सीढ़ियों की तरफ देखा। सीढ़ियों के ऊपर अंधेरे में कोई खड़ा था। सिर्फ एक परछाई दिखाई दे रही थी। रविवार ने मोबाइल की रोशनी ऊपर की, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही बच्चे की आवाज आई, रविवार भैया, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। रविवार के कदम खुद ब खुद सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। वह एक एक सीढ़ी चढ़ रहा था और हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती जा रही थीं। ऊपर पहुंचकर उसे एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे के दोनों तरफ कई बंद दरवाजे थे। सबसे आखिरी दरवाजे के नीचे से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। उसी कमरे से बच्चे के रोने की आवाज भी आ रही थी। रविवार ने दरवाजे के पास जाकर धीरे से पूछा, कौन है? अंदर से कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर बच्चे की आवाज आई, भैया जल्दी करो, वो आने वाली है। रविवार ने पूछा, कौन? अंदर कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर बहुत धीमी आवाज में जवाब आया, वो जो तुम्हारे साथ खड़ी है। रविवार के हाथ से मोबाइल लगभग गिर गया। उसने धीरे धीरे अपने पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके कान में वही फुसफुसाहट आई, मैंने कहा था ना, पीछे मत देखना। रविवार ने डरकर आंखें बंद कर लीं। उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। कमरे के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज अचानक बंद हो गई।
अब पूरा गलियारा बिल्कुल शांत था। रविवार ने कांपते हाथ से दरवाजे की कुंडी पकड़ी और उसे धीरे धीरे घुमाया। दरवाजा खुल गया। कमरे के अंदर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी, एक टूटा हुआ पलंग था और दीवार पर कई पुराने अखबार चिपके हुए थे, लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं था। रविवार ने टॉर्च चारों तरफ घुमाई। कमरे के कोने में एक पुराना टेप रिकॉर्डर पड़ा था। अचानक वह अपने आप चलने लगा। उसमें किसी बूढ़े आदमी की आवाज रिकॉर्ड थी। अगर यह रिकॉर्डिंग किसी रविवार नाम के लड़के तक पहुंची है, तो समझ लेना कि हवेली ने उसे वापस बुला लिया है। रविवार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रिकॉर्डिंग में आगे आवाज आई, तुम्हें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तुम्हारे परिवार ने जो राज छिपाया था, वे इसी हवेली में दफन है। रविवार ने टेप रिकॉर्डर को उठाया, लेकिन तभी कमरे की दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर अचानक नीचे गिर गई। तस्वीर के पीछे एक छोटा सा कागज चिपका था। रविवार ने उसे उठाया और पढ़ने लगा। उस पर सिर्फ एक तारीख लिखी थी, 17 अगस्त 1998। तारीख देखते ही रविवार के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा, क्योंकि यह वही तारीख थी जिस दिन उसके दादा का छोटा भाई आरव अचानक गायब हुआ था। बचपन से रविवार ने यही सुना था कि आरव घर छोड़कर कहीं चला गया था और फिर कभी वापस नहीं आया, लेकिन अब उसे पहली बार शक हुआ कि शायद वे कहानी झूठ थी। तभी नीचे से हवेली का मुख्य दरवाजा खुलने की आवाज आई। रविवार ने सीढ़ियों की तरफ देखा। नीचे अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज गूंज रही थी। ठक ठक ठक। कोई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा था। रविवार ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और सांस रोककर उसके पीछे छिप गया। कदमों की आवाज करीब आती गई, फिर सीढ़ियों पर रुक गई। कुछ सेकेंड तक सन्नाटा रहा। अचानक दरवाजे के बाहर से एक औरत की आवाज आई, रविवार, तुम्हें सच जानना है ना? रविवार ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। और उसके बाद बाहर से आवाज आई, तो पहले अपने दादा की डायरी ढूंढो। रविवार ने धीरे से अपनी जेब टटोली और उसी पल उसे याद आया कि उसके दादा की पुरानी डायरी उसी हवेली में कहीं छिपी हुई थी। रविवार कमरे के अंदर बिल्कुल चुप खड़ा था। बाहर दरवाजे के सामने किसी के खड़े होने का एहसास अभी भी हो रहा था, लेकिन अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसने कुछ सेकंड इंतजार किया और फिर धीरे से दरवाजे के नीचे से बाहर की तरफ देखा। गलियारे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ वही पीली रोशनी फर्श पर पड़ी हुई थी और दीवारों पर बनी परछाइयां हवा के साथ हिल रही थीं। रविवार ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। गलियारा खाली था। उसने मोबाइल की टॉर्च चारों तरफ घुमाई और फिर उसे अचानक फर्श पर कुछ दिखाई दिया। धूल में किसी ने उंगली से एक शब्द लिखा था नीचे। रविवार कुछ पल उस शब्द को देखता रहा। उसके दिमाग में सवाल घूमने लगे कि दादा की डायरी आखिर कहाँ हो सकती है और इस हवेली में उसके परिवार का कौन सा राज छिपा हुआ है। तभी उसकी नजर सीढ़ियों के पास बने एक पुराने लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। रविवार ने धीरे से दरवाजा खोला। सामने नीचे जाने वाली संकरी सीढ़ियां थीं। उसे समझ आ गया कि हवेली के नीचे शायद कोई तहखाना है। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। हर सीढ़ी के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। कुछ दूर नीचे जाने के बाद उसे दीवारों पर पुराने हाथों के निशान दिखाई देने लगे। वे निशान धूल में साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने के लिए दीवारों को अपने हाथों से खरोंचा हो। रविवार ने टॉर्च पास ले जाकर देखा तो उसके चेहरे पर डर उतर आया। कई निशानों के नीचे छोटे छोटे अक्षरों में एक ही बात लिखी थी, मुझे बाहर निकालो। रविवार का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने वापस ऊपर जाने का फैसला किया, लेकिन तभी ऊपर से लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। रविवार दौड़कर सीढ़ियों की तरफ गया और दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वह बाहर से बंद हो चुका था। अब उसके पास आगे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह धीरे धीरे तहखाने के अंदर बढ़ा। सामने एक लंबा कमरा था, जिसमें पुराने संदूक, टूटी कुर्सियां और लकड़ी के कई बक्से पड़े थे। कमरे के आखिरी हिस्से में एक छोटी सी मेज थी। मेज पर धूल से ढकी एक पुरानी लाल रंग की डायरी रखी थी। रविवार का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। डायरी के ऊपर उसके दादा का नाम लिखा था। उसने कांपते हाथों से डायरी उठाई और पहला पन्ना खोला। शुरुआत में कुछ सामान्य बातें थीं, लेकिन कुछ पन्ने पलटने के बाद उसे एक ऐसी बात मिली जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। दादा ने लिखा था कि 17 अगस्त 1998 की रात आरव गायब नहीं हुआ था। उसे हवेली के अंदर लाया गया था।
रविवार ने आगे पढ़ा तो लिखा था कि उस रात हवेली में ठाकुर परिवार की एक लड़की की मौत हुई थी और उसके बाद परिवार के लोगों ने उस मौत को छिपाने के लिए एक झूठी कहानी बना दी थी। लेकिन असली बात यह थी कि उस लड़की की मौत के बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। रात के समय दरवाजे अपने आप खुलते थे, कमरों में किसी के चलने की आवाज आती थी और कई लोगों ने एक सफेद कपड़ों वाली औरत को देखा था। दादा ने लिखा था कि आरव ने सबसे पहले उस औरत को देखा था और उसने परिवार को बताया था कि वह औरत उससे बार बार एक ही बात कहती है, जिसने मेरे साथ किया है, उसका खून इस घर में है। रविवार ने डायरी का अगला पन्ना पलटा। वहां लिखा था कि आरव को हवेली से बाहर ले जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह रास्ते में अचानक गायब हो गया। परिवार ने पुलिस को बताया कि वह घर से भाग गया है। दादा को इस बात पर कभी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कई साल तक आरव को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर डायरी के एक पन्ने पर दादा ने लिखा था, अगर कभी मेरे परिवार का कोई बच्चा इस हवेली में वापस आए तो उसे यह डायरी जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि आरव अभी भी यही है। रविवार ने यह लाइन 2 बार पढ़ी। उसकी आंखें फैल गईं। अगर दादा की बात सच थी तो क्या आरव पिछले 28 साल से इसी हवेली में था? तभी तहखाने के दूसरे कोने से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। रविवार ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था। संदूक का ढक्कन थोड़ा खुला हुआ था। रविवार धीरे धीरे उसके पास गया। उसने ढक्कन उठाया तो अंदर पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें और एक छोटी सी चांदी की घड़ी मिली। रविवार ने घड़ी हाथ में ली और तुरंत पहचान गया, यही घड़ी उसके दादा के भाई आरव को बचपन में दी गई थी। रविवार को अब यकीन होने लगा था कि दादा की डायरी में लिखी बातें सच थीं। तभी तहखाने में अचानक बच्चे के हंसने की आवाज गूंजी। रविवार ने तुरंत पीछे देखा, कुछ भी नहीं था। फिर आवाज दूसरी तरफ से आई, गया। रविवार का शरीर कांपने लगा। वही आवाज थी जो उसने ऊपर सुनी थी। उसने टॉर्च चारों तरफ घुमाई और आखिरकार कमरे के आखिरी कोने में एक छोटा सा दरवाजा देखा। दरवाजे पर अंदर से खरोंच के निशान थे। रविवार धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। दरवाजे के नीचे से हल्की हवा आ रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर कुंडी पकड़ ली। तभी उसके पीछे से एक भारी आवाज आई, उसे मत खोलना। रविवार वहीं जम गया। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। तहखाने के अंधेरे में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा बहुत कमजोर था और आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे उसने कई सालों से सूरज की रोशनी नहीं देखी हो। रविवार ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस रविवार की तरफ देखा और धीमे से बोला, मैं वही हूँ जिसे तुम्हारे परिवार ने 28 साल पहले मर चुका मान लिया था। रविवार के हाथ से दादा की डायरी जमीन पर गिर गई। बूढ़े आदमी ने अपना चेहरा थोड़ा रोशनी में किया और रविवार ने जो चेहरा देखा उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। वह चेहरा आरव का था। रविवार कुछ सेकंड तक उस बूढ़े आदमी को बिना पलक झपकाए देखता रहा। उसके दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। सामने खड़ा आदमी उम्र में करीब 50 साल का लग रहा था। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, चेहरा कमजोर और झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे रविवार पहचान सकता था। बचपन में उसने अपने दादा के पुराने फोटो एल्बम में आरव की तस्वीर देखी थी। वही आंखें, वही माथा और चेहरे पर वही हल्की सी निशानी। रविवार ने कांपती आवाज में पूछा, आप आरव चाचा हैं? बूढ़े आदमी ने कुछ देर तक उसे देखा और फिर बहुत धीमी आवाज में कहा, हाँ मैं आ रहा हूँ। रविवार के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। उसने तुरंत पूछा कि वह इतने सालों से कहाँ था और सबको क्यों बताया गया कि वह घर छोड़कर चला गया था। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस तहखाने के उस छोटे दरवाजे की तरफ देखा और कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था रविवार। तुम्हारे दादा ने तुम्हें बचाने के लिए बहुत कुछ छिपाया था। रविवार ने दादा की डायरी उठाई और पूछा, अगर दादा सब जानते थे तो उन्होंने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? आरव की आंखों में अचानक नमी आ गई। उसने कहा, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर तुमने सच जान लिया तो वे तुम्हें भी ढूंढ लेगी। रविवार ने घबराकर पूछा, कौन? आरव ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, वही औरत जिसे तुमने ऊपर खिड़की में देखा था। रविवार ने पीछे मुड़कर तहखाने के अंधेरे को देखा। अब उसे ऊपर की वह सफेद कपड़ों वाली औरत याद आ रही थी। उसने पूछा कि वह कौन थी और उसने आरव को इतने सालों तक यहाँ क्यों रखा। आरव ने धीरे से जमीन पर बैठते हुए कहा, वह मुझे नहीं रोक रही थी, मैं खुद यहाँ से बाहर नहीं जा सकता था। रविवार को उसकी बात समझ नहीं आई।
आरव ने बताया कि 1998 की उस रात उसने पहली बार उस औरत को देखा था। वह हवेली के पुराने कमरे में खड़ी थी और बार बार एक ही नाम ले रही थी। आरव ने उस आवाज का पीछा किया और हवेली के तहखाने तक पहुंच गया। वहां उसे एक बंद कमरा मिला। कमरे के अंदर एक पुरानी तस्वीर, कुछ खून से सने कपड़े और एक चिट्ठी मिली थी। चिट्ठी में लिखा था कि उस हवेली में एक लड़की की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, उसकी हत्या की गई थी और हत्या करने वाला उसी परिवार का सदस्य था। आरव ने उस चिट्ठी को अपने पास रख लिया और परिवार के सामने सच बताने का फैसला किया। लेकिन उसी रात जब वह ऊपर जाने लगा, हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसे एक आवाज सुनाई दी, सच बाहर गया तो एक और मौत होगी। आरव ने डरकर मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन कोई नहीं आया। अगली सुबह परिवार ने उसे गायब घोषित कर दिया। असल में वे इसी तहखाने के एक गुप्त कमरे में फंसा हुआ था। रविवार ने पूछा, लेकिन आप इतने सालों तक जिंदा कैसे रहे? आरव ने उसकी तरफ देखा और बोला, यही तो इस हवेली का सबसे बड़ा रहस्य है। उसने बताया कि हर कुछ दिनों में तहखाने के बाहर खाना रखा हुआ मिलता था। कोई दिखाई नहीं देता था, लेकिन खाना हमेशा ताजा होता था। पानी भी किसी अजीब तरीके से वहां पहुंच जाता था। शुरुआत में आरव को लगा कि शायद कोई इंसान उसकी मदद कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि यह सब उसी औरत की वजह से था। वह उसे मारना नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि आरव किसी दिन वे सच दुनिया के सामने लाए, जिसे उसके परिवार ने छिपा दिया था। आरव ने अपनी जेब से एक पुरानी मुड़ी हुई चिट्ठी निकाली और रविवार को दी। चिट्ठी पर वही तारीख लिखी थी, 17 अगस्त 1998। रविवार ने जैसे ही चिट्ठी खोली, उसे अपने दादा की लिखावट दिखाई दी। उसमें लिखा था कि उस रात जो कुछ हुआ, उसमें सिर्फ एक आदमी दोषी नहीं था। परिवार के कई लोग उस राज को जानते थे, और सबसे बड़ा रहस्य यह था कि आरव को हवेली में लाने वाला व्यक्ति कोई बाहरी इंसान नहीं, बल्कि परिवार का ही एक सदस्य था। रविवार ने घबराकर पूछा, कौन? आरव ने जवाब देने से पहले कमरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में अचानक डर दिखाई दिया। उसने धीमे से कहा, तुम्हें यह बात अभी नहीं जानी चाहिए। तभी तहखाने के बाहर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। छप छप छप। रविवार और आरव दोनों शांत हो गए। आवाज धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। आरव ने तुरंत रविवार का हाथ पकड़ा और उसे दीवार के पीछे खींच लिया। उसने फुसफुसाकर कहा, कोई भी आवाज आए, बाहर मत जानना। कुछ ही सेकंड बाद तहखाने का दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाहर कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे। वे निशान सीधे उस छोटे बंद कमरे की तरफ जा रहे थे, जिसे आरव ने खोलने से मना किया था। रविवार ने देखा कि निशान कमरे के दरवाजे तक पहुंचे और अचानक गायब हो गए। फिर कमरे के अंदर से किसी महिला के रोने की आवाज आई। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि रविवार का दिल कांप उठा। आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बोला, वह आ गई। अचानक छोटे कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। रविवार ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर अंदर रोशनी डाली। दीवार पर दर्जनों तस्वीरें लगी थीं। उन सभी तस्वीरों में एक ही परिवार दिखाई दे रहा था, लेकिन आखिरी तस्वीर देखकर रविवार की सांस रुक गई। तस्वीर में उसके दादा, आरव और परिवार के बाकी लोग खड़े थे। उनके पीछे वही सफेद कपड़ों वाली औरत भी खड़ी थी। रविवार ने तस्वीर को ध्यान से देखा। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी, 17 अगस्त 1998। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि तस्वीर के कोने में खड़ा एक आदमी रविवार के लिए बिल्कुल अनजान नहीं था। वह आदमी रविवार के अपने पिता थे। रविवार ने कांपते हुए तस्वीर अपने हाथ में ली, और तभी उसके पीछे से एक महिला की आवाज आई, अब तुम्हें समझ आ गया कि तुम्हारे पिता उस रात यहाँ क्यों आए थे। रविवार ने धीरे धीरे पीछे देखने के लिए गर्दन घुमाई, लेकिन आरव चीख उठा, पीछे मत देखना। रविवार आरव की चीख सुनकर वहीं रुक गया। उसके शरीर का एक एक हिस्सा जैसे पत्थर बन गया था। उसके पीछे किसी की मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। कमरे की हवा अचानक इतनी ठंडी हो गई कि उसकी सांस से धुंध निकलने लगी। उसके कान के पास किसी औरत की धीमी आवाज फिर सुनाई दी, रविवार, तुम्हारे पिता ने तुम्हें कभी सच नहीं बताया। रविवार की आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन उसने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। आरव ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और फुसफुसाकर कहा, उसकी आवाज मत सुनो, वह तुम्हें अपने पास बुला रही है। रविवार ने पूछा, मेरे पिता यहाँ क्यों आए थे? आरव कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता उस रात होने वाली घटना के बारे में जानते थे। रविवार के दिमाग में बचपन की कई बातें घूमने लगीं।
उसके पिता हमेशा देवगढ़ का नाम सुनते ही बातचीत बदल देते थे। जब भी दादा हवेली का जिक्र करते थे, पिता उन्हें चुप करा देते थे। रविवार ने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि उसके परिवार ने इतने सालों से उससे कुछ बहुत बड़ा छिपाया था। आरव ने धीरे धीरे तस्वीर रविवार के हाथ से ली और कहा, यह तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, इसे तुम्हारे दादा ने जानबूझकर बचाकर रखा था। उसने तस्वीर के पीछे की तरफ उंगली से इशारा किया। वहां कुछ छोटे अक्षर लिखे थे। रविवार ने मोबाइल की रोशनी डाली। लिखा था, जिसे तुम मरा हुआ समझ रहे हो वह अभी भी हवेली में है। रविवार ने हैरानी से पूछा, कौन? आरव ने जवाब नहीं दिया। उसने तस्वीर को पलटा और उसके पीछे चिपका एक छोटा कागज निकाला। उस कागज पर सिर्फ 3 नाम लिखे थे, आरव, देवेंद्र और मीरा। रविवार ने पूछा, देवेंद्र कौन है? आरव ने कहा, तुम्हारे पिता का असली नाम देवेंद्र है। रविवार को जैसे झटका लगा। उसके पिता का नाम वह बचपन से जानता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उनका इस हवेली से इतना गहरा संबंध होगा। आरव ने बताया कि देवेंद्र उस समय बहुत छोटा था, लेकिन वे एक परिवार के उन लोगों में से था जिन्हें पता था कि हवेली में क्या हुआ था। उसने सच बाहर लाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे भी धमकी दी गई थी। आरव के मुताबिक उस रात देवेंद्र ने उसे हवेली से निकालने की कोशिश की थी, लेकिन रास्ते में दोनों अलग हो गए। इसके बाद देवेंद्र ने परिवार से झूठ कहा कि आरव खुद भाग गया था। रविवार ने गुस्से में कहा, अगर पापा जानते थे कि आप जिंदा हैं तो उन्होंने आपको ढूंढा क्यों नहीं? आरव की आंखें झुक गईं। उसने कहा, क्योंकि वह खुद डर गया था। तभी कमरे की दीवार पर लगी एक पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी। टिक टिक टिक। रविवार और आरव दोनों ने घड़ी की तरफ देखा। घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगीं और अचानक 12:17 पर रुकी। उसी पल हवेली के ऊपर से किसी के जोर जोर से दौड़ने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा दूसरी मंजिल पर भाग रहा हो। आरव ने तुरंत कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। रविवार ने पूछा, लेकिन बाहर कैसे? आरव ने तहखाने की दीवार के पास जाकर एक पत्थर हटाया। उसके पीछे एक छोटा रास्ता दिखाई दिया। आरव ने कहा, यह रास्ता हवेली के पुराने कुएं तक जाता है। अगर वह रास्ता अभी खुला है तो हम बाहर निकल सकते हैं। दोनों उस रास्ते में घुस गए। रास्ता इतना संकरा था कि उन्हें झुककर चलना पड़ रहा था। दीवारों से पानी टपक रहा था और कहीं कहीं मकड़ी के जाले उनके चेहरे से चिपक रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें दूर से बाहर की हल्की रोशनी दिखाई दी। रविवार को लगा कि अब वे बच जाएंगे, लेकिन तभी पीछे से एक बच्चे की आवाज आई, भैया मुझे भी साथ ले चलो। रविवार रुक गया। उसने आरव की तरफ देखा। आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मत रुकना। लेकिन आवाज फिर आई, भैया मैं आरव हूँ। रविवार का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से आरव की तरफ देखा। उसके सामने खड़ा आदमी बिल्कुल शांत था। उसने कहा, आवाज पर भरोसा मत करना। दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगे। कुछ ही सेकंड बाद पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। धड़ धड़ धड़। आवाज तेजी से करीब आ रही थी। रविवार और आरव दौड़ते हुए सुरंग के आखिरी हिस्से तक पहुंचे। सामने एक पुराना पत्थर का कुआं था। आरव ने कहा कि कुएं के पास से बाहर जाने का रास्ता है, लेकिन जैसे ही दोनों कुएं के पास पहुंचे, रविवार की नजर कुएं के अंदर गई। नीचे अंधेरे में एक चेहरा दिखाई दे रहा था। सफेद चेहरा, खुले बाल और 2 आंखें सीधे रविवार को देख रही थीं। रविवार डरकर पीछे हट गया। आरव ने भी कुएं के अंदर देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, यह संभव नहीं है। रविवार ने पूछा, क्या हुआ? आरव ने कुएं से नजर हटाए बिना कहा, यह वही चेहरा है जिसे मैंने 28 साल पहले देखा था। तभी कुएं के अंदर से एक आवाज आई, आरव तुम फिर भाग रहे हो? आरव पीछे हट गया। रविवार ने पूछा, आपने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि वह औरत कौन है? आरव ने जवाब दिया, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें उसका नाम बता दिया तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। तभी रविवार के मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उस पर एक नई फोटो दिखाई दे रही थी। फोटो में रविवार और आरव कुएं के पास खड़े थे, लेकिन फोटो के पीछे सफेद कपड़ों वाली वही औरत खड़ी थी और उसके नीचे लिखा था, अब अगली बारी तुम्हारी है। रविवार के हाथ में पकड़ा मोबाइल लगातार कांप रहा था। स्क्रीन पर वही तस्वीर खुली थी जिसमें वे और आरव कुएं के पास खड़े दिखाई दे रहे थे, लेकिन तस्वीर में उनके पीछे सफेद कपड़ों वाली वे औरत इतनी साफ दिखाई दे रही थी जैसे वह कैमरे के बिल्कुल सामने खड़ी होकर उन्हें देख रही हो।
सबसे डरावनी बात यह थी कि तस्वीर उसी समय खींची गई थी जबकि रविवार के मोबाइल का कैमरा बंद था और किसी ने फोटो लेने के लिए मोबाइल को छुआ तक नहीं था। नीचे लिखे शब्द अब अगली बारी तुम्हारी है कुछ सेकंड बाद अपने आप गायब हो गए। रविवार ने तुरंत मोबाइल बंद कर दिया और आरव से पूछा कि आखिर वे औरत कौन है। आरव ने कुएं से नजर हटाई और बहुत धीमी आवाज में कहा, उसका नाम मीरा था। रविवार चौंक गया क्योंकि कुछ देर पहले उसे तस्वीर के पीछे लिखे 3 नामों में तीसरा नाम भी दिखाई दिया था, आरव, देवेंद्र और मीरा। आरव ने बताया कि मीरा कभी इसी हवेली में रहती थी। वह परिवार की नौकरानी थी, लेकिन घर के कुछ लोग उसे नौकरानी से ज्यादा मानते थे। मीरा को हवेली के पुराने राज के बारे में बहुत कुछ पता था। 1998 की उस रात उसने ऐसी चीज देख ली थी जिसे उसे नहीं देखना चाहिए था। उसी के बाद उसकी मौत हो गई और उसकी मौत को भी परिवार ने छिपा दिया। आरव ने कहा कि वह औरत बदला लेने के लिए वापस नहीं आई थी, बल्कि वे उस सच को सामने लाना चाहती थी जिसे सबने मिलकर दफना दिया था। रविवार ने पूछा, तो फिर वे मुझे क्यों बुला रही है? आरव ने कुछ सेकंड तक चुप रहने के बाद कहा, क्योंकि तुम्हारे परिवार में अभी भी कोई ऐसा है जो उस रात का पूरा सच जानता है। रविवार ने तुरंत अपने पिता को फोन करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क गायब था। तभी दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। दोनों ने कुएं के पास जाकर नीचे देखा। इस बार नीचे कोई चेहरा नहीं था, लेकिन कुएं की दीवार के बीच एक लोहे की सीढ़ी दिखाई दे रही थी जो अंधेरे में नीचे जा रही थी। आरव ने कहा कि यह सीढ़ी पहले कभी दिखाई नहीं दी थी। रविवार ने पूछा कि क्या नीचे जाना जरूरी है? आरव ने जवाब दिया, अगर सच जानना है तो हाँ। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे जाते जाते हवा ठंडी होती जा रही थी और ऊपर की आवाजें पूरी तरह बंद हो गई थीं। करीब 20 सीढ़ियां उतरने के बाद उन्हें एक छोटा सा पत्थर का कमरा मिला। कमरे की दीवारों पर पुराने निशान बने हुए थे। एक दीवार पर कई तारीखें लिखी थी और उनमें सबसे आखिरी तारीख थी 18 अगस्त 1998। उसके ठीक नीचे एक नाम लिखा था, मीरा। रविवार ने दीवार को छुआ तो पत्थर का एक हिस्सा थोड़ा हिल गया। आरव ने उसे हटाया तो अंदर एक पुराना लोहे का डिब्बा मिला। डिब्बे के अंदर एक लाल कपड़े में लिपटी हुई डायरी थी और उसके साथ कुछ पुराने फोटो और एक ऑडियो कैसेट रखी थी। रविवार ने डायरी खोली तो पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी किसी दिन रविवार तक पहुंचे तो उसे पूरा सच जरूर बताना। रविवार यह पढ़कर सन्न रह गया। उसने आरव से पूछा कि यह डायरी किसकी है? आरव ने कहा, मीरा की। डायरी में मीरा ने लिखा था कि 17 अगस्त की रात उसने हवेली के अंदर एक कमरे से चीखने की आवाज सुनी थी। वह आवाज एक लड़की की थी। मीरा उस कमरे तक पहुंची तो उसने देखा कि परिवार का एक आदमी उस लड़की से बहस कर रहा था। कुछ देर बाद कमरे के अंदर अचानक सन्नाटा हो गया। मीरा डर गई और वहां से भागने लगी, लेकिन जाते समय उसने उस आदमी को एक चीज छिपाते हुए देख लिया। वह चीज एक पुरानी चांदी की पेटी थी। मीरा ने लिखा था कि उस पेटी के अंदर परिवार के सबसे बड़े राज का सबूत था। उसने वह पेटी छिपा दी और किसी भरोसेमंद व्यक्ति को सच बताने का फैसला किया, लेकिन उसी रात उसे किसी ने पकड़ लिया। डायरी का आखिरी पन्ना आधा फटा हुआ था। सिर्फ कुछ शब्द दिखाई दे रहे थे जिसे सब अपना समझते हैं, वही। इसके बाद कुछ नहीं था। रविवार ने जैसे ही डायरी बंद की, अचानक ऊपर से किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर कमरे की दीवार पर लगी पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी। टिक टिक टिक। और कुछ ही सेकंड बाद घड़ी की सुई 12:17 पर आकर रुक गई। आरव का चेहरा डर से बदल गया। उसने कहा, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी कमरे के बाहर किसी लड़की के धीरे धीरे गाने की आवाज आने लगी। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन शब्द साफ थे। वह एक पुरानी लोरी गा रही थी। रविवार को अचानक याद आया कि उसकी माँ बचपन में उसे यही लोरी सुनाया करती थी। रविवार ने हैरानी से आरव की तरफ देखा। आरव ने कहा, तुम्हारी माँ को यह लोरी मीरा ने सिखाई थी। रविवार कुछ समझ पाता उससे पहले दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। फिर एक महिला ने बहुत धीमी आवाज में कहा, रविवार, अपनी माँ से पूछना कि उस रात वे कहाँ थी। रविवार के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पूछा, मेरी माँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दरवाजे के बाहर फिर सन्नाटा छा गया। आरव ने तुरंत लोहे का डिब्बा बंद किया और रविवार से कहा कि अब उन्हें किसी भी हालत में यहाँ नहीं रुकना चाहिए। दोनों वापस सीढ़ियों की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, कुएं के किनारे कोई खड़ा था।
सफेद कपड़ों वाली वही औरत। इस बार उसका चेहरा बालों से छिपा नहीं था। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया और रविवार की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सिर्फ एक बात कही, मैंने तुम्हारे परिवार को नहीं बुलाया था, मैंने सिर्फ सच को वापस बुलाया है। इसके बाद हवा का तेज झोंका आया और वे औरत अचानक गायब हो गई। जमीन पर सिर्फ एक पुरानी चांदी की चाबी पड़ी थी। रविवार ने चाबी उठाई और देखा कि उस पर एक छोटा सा नंबर खुदा हुआ था, 17। आरव ने चाबी देखते ही रविवार का हाथ पकड़ लिया। उसने कांपती आवाज में कहा, रविवार, यह चाबी उसी कमरे की है जिसे तुम्हारे पिता ने 28 साल पहले हमेशा के लिए बंद कर दिया था। रविवार ने पूछा, और उस कमरे में क्या है? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, तुम्हारे परिवार की सबसे बड़ी सच्चाई। रविवार ने अपनी मुट्ठी में पकड़ी चांदी की चाबी को कसकर पकड़ लिया था। चाबी पर खुदा हुआ नंबर 17 उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। आरव ने जब कहा कि यह वही चाबी है जिससे उस कमरे को खोला जा सकता है जिसे उसके पिता ने 28 साल पहले हमेशा के लिए बंद कर दिया था, तो रविवार के मन में एक साथ कई सवाल उठने लगे। अगर उसके पिता इस हवेली में आए थे, अगर उन्होंने किसी कमरे को बंद किया था, और अगर मीरा की मौत का सच उसी कमरे में छिपा था, तो आखिर उसके पिता ने इतने सालों तक रविवार से यह सब क्यों छिपाया? दोनों हवेली के अंदर वापस आए। इस बार हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरों के चेहरे अंधेरे में ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे वे दोनों को जाते हुए देख रहे हों। ऊपर की मंजिल पर पहुंचते ही आरव एक लंबे गलियारे के आखिरी हिस्से में रुक गया। वहां एक पुराना दरवाजा था जिस पर जंग लगी हुई लोहे की प्लेट लगी थी। 17 दरवाजे के चारों तरफ मोटी लोहे की जंजीरें लिपटी थीं। आरव ने कहा, इसी कमरे में उस रात सब कुछ हुआ था। रविवार ने कांपते हाथों से चाबी ताले में लगाई। चाबी घूमते ही पूरे गलियारे में एक अजीब सी आवाज गूंजी, क्लिक, और उसी पल हवेली की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। अंधेरे में रविवार ने सिर्फ आरव की घबराई हुई आवाज सुनी, रविवार, दरवाजा मत खोलना। लेकिन दरवाजा पहले ही अपने आप खुल चुका था। कमरे के अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा बाहर आई। रविवार ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे कमरे में कदम रखा। कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था, सिर्फ बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज और उसके ऊपर एक काला टेप रिकॉर्डर रखा था। दीवार पर एक बड़ा आईना लगा था, लेकिन आईने में रविवार और आरव की परछाई दिखाई नहीं दे रही थी। रविवार ने टॉर्च आईने पर डाली तो उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। आईने में कमरे का दृश्य तो दिखाई दे रहा था, लेकिन वहां उनके पीछे एक तीसरी परछाई खड़ी थी, सफेद कपड़े पहने एक औरत। रविवार तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने फिर आईने की तरफ देखा। इस बार वे औरत और करीब आ चुकी थी। आरव ने रविवार का हाथ पकड़कर कहा, आईने में मत देखो, लेकिन देर हो चुकी थी। टेप रिकॉर्डर अपने आप चल पड़ा। पहले कुछ सेकंड सिर्फ खड़खड़ाहट सुनाई दी और फिर एक आदमी की आवाज आई। रविवार ने आवाज पहचान ली। वह उसके पिता की आवाज थी। रिकॉर्डिंग में उसके पिता कह रहे थे, अगर कोई यह रिकॉर्डिंग सुन रहा है तो इसका मतलब है कि मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। रविवार ने टेप रिकॉर्डर उठाया और आवाज तेज कर दी। उसके पिता आगे कह रहे थे कि 17 अगस्त 1998 की रात मीरा ने परिवार के एक बड़े राज का पता लगा लिया था। उसने एक लड़की की मौत का सच देख लिया था और उसके पास सबूत भी था। लेकिन उस रात परिवार के लोगों ने मीरा को रोकने की कोशिश की। रविवार के पिता उस समय बहुत छोटे थे और उन्होंने अपनी आंखों से पूरी घटना देखी थी। उन्होंने मीरा को बचाने की कोशिश की, लेकिन परिवार के एक सदस्य ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने किसी को सच बताया तो अगली मौत उनके परिवार में होगी। रिकॉर्डिंग में कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर पिता की आवाज आई, मीरा मरी नहीं थी, उसे जिंदा इस कमरे में बंद किया गया था। रविवार के हाथ से टेप रिकॉर्डर लगभग गिर गया। आरव ने आंखें बंद कर लीं। रविवार ने पूछा, क्या मतलब? मीरा को जिंदा बंद किया गया था, आरव ने धीरे से कहा। हाँ, और यही वह बात है जिसे तुम्हारे पिता कभी किसी को नहीं बता पाए। तभी कमरे की दीवार से हल्की खरोंचने की आवाज आने लगी, खर खर खर। रविवार ने टॉर्च दीवार पर डाली। दीवार के एक हिस्से पर छोटे छोटे निशान बने थे। उसने पास जाकर देखा तो वहां अंगुलियों से लिखा हुआ था, मैं यहाँ थी। उसके नीचे एक और लाइन थी, मैंने सब देखा था। रविवार ने दीवार को छुआ तो अचानक उसका एक हिस्सा अंदर की तरफ धंस गया। पत्थर हटते ही एक छोटा सा गुप्त रास्ता दिखाई दिया। अंदर एक लोहे की अलमारी थी।
अलमारी खोलने पर कई पुराने दस्तावेज, तस्वीरें और एक छोटी चांदी की पेटी मिली। आरव ने पेटी देखते ही कहा, यही है वह पेटी जिसके बारे में मीरा ने डायरी में लिखा था। रविवार ने पेटी खोलने की कोशिश की, लेकिन उसमें ताला लगा था। उसने 17 नंबर वाली चाबी लगाई, ताला खुल गया। अंदर एक पुराना कपड़ा, एक फोटो और एक छोटी सी कैसेट थी। फोटो में मीरा खड़ी थी, उसके साथ रविवार की माँ भी थी। दोनों बहुत कम उम्र की लग रही थीं। रविवार ने फोटो को देखते हुए कहा, मेरी माँ यहाँ क्या कर रही थी? आरव ने तुरंत फोटो उसके हाथ से ले ली और कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने कहा, तुम्हारी माँ इस कहानी का हिस्सा है? रविवार ने गुस्से में पूछा। कैसे? आरव ने जवाब दिया, मीरा की आखिरी रात तुम्हारी माँ भी इसी हवेली में थी। रविवार के दिमाग में जैसे तूफान आ गया। उसने तुरंत अपनी माँ को फोन लगाने की कोशिश की। इस बार फोन की घंटी बजने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर फोन उठ गया। दूसरी तरफ से उसकी माँ की डरी हुई आवाज आई, रविवार, तुम कहाँ हो? रविवार ने कहा, माँ, मुझे सब पता चल गया है। मैं देवगढ़ हवेली में हूँ। कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर उसकी माँ ने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा, अभी वहीं से निकल जाओ। किसी भी हालत में कमरा नंबर 17 में मत रहना। रविवार ने कांपते हुए पूछा, माँ, आपको कैसे पता कि मैं कमरे नंबर 17 में हूँ? फोन के दूसरी तरफ उसकी माँ की सांसें तेज होगी। फिर उसने कहा, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे पिता से कहा था कि इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दो। और तभी फोन कट गया। रविवार ने धीरे से आरव की तरफ देखा। आरव की आंखों में डर था, क्योंकि कमरे के आईने में अब सफेद कपड़ों वाली औरत अकेली नहीं थी। उसके साथ रविवार की माँ भी खड़ी दिखाई दे रही थी। रविवार कुछ देर तक आईने को देखता रहा। उसके सामने खड़ी 2 परछाइयों में एक सफेद कपड़ों वाली मीरा की थी और दूसरी उसकी माँ की। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी माँ उस समय घर पर होनी चाहिए थी। रविवार ने तुरंत आईने से नजर हटाई और फोन की स्क्रीन देखी। कॉल कट चुकी थी। उसने दोबारा माँ को फोन किया, लेकिन इस बार फोन बंद था। आरव ने कहा, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। रविवार ने गुस्से में पूछा, हर बार आप लोग मुझे बाहर जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? पहले मेरे दादा ने सच छिपाया, फिर मेरे पिता ने, और अब मेरी माँ भी। आखिर इस हवेली में हुआ क्या था? आरव ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी माँ मीरा को जानती थी। वह उस रात यहाँ मौजूद थी, लेकिन उन्होंने मीरा को नुकसान नहीं पहुंचाया था। उन्होंने सिर्फ वह देखा था जो किसी और को नहीं देखना चाहिए था। रविवार ने पूछा, उन्होंने क्या देखा? आरव कुछ कहने ही वाला था कि कमरे के अंदर रखा टेप रिकॉर्डर फिर से चलने लगा। इस बार उसमें रविवार की माँ की आवाज थी। रिकॉर्डिंग बहुत पुरानी थी, लेकिन आवाज बिल्कुल साफ थी। उसकी माँ रोते हुए कह रही थी, मीरा को मत मारो, वह सच किसी को नहीं बताएगी, मैं उसे समझा दूंगी। रविवार यह सुनकर पीछे हट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ की आवाज उस रात की रिकॉर्डिंग में कैसे हो सकती है। रविवार ने आरव से पूछा कि क्या उसकी माँ भी उस परिवार के राज में शामिल थी। आरव ने कहा, नहीं, तुम्हारी माँ मीरा को बचाना चाहती थी, लेकिन उन्हें मजबूर किया गया था। तभी कमरे के बाहर किसी के दौड़ने की आवाज आई। दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। गलियारे में कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर पानी के निशान बने हुए थे। वे निशान कमरे के अंदर आ रहे थे। धीरे धीरे वे निशान मेज के पास पहुंचे और वहीं रुक गए। अचानक टेप रिकॉर्डर के पास एक पुरानी चाबी गिर गई। रविवार ने चाबी उठाई। उसके साथ एक छोटा कागज था। उस पर लिखा था, तहखाने का दूसरा दरवाजा। आरव ने कागज देखते ही कहा, यह चाबी हमें उस जगह ले जाएगी जहां मीरा ने आखिरी बार किसी से बात की थी। रविवार ने पूछा, और अगर वहां उसका सच मिला तो? आरव ने जवाब दिया, तो शायद यह हवेली पहली बार शांत हो जाएगी। दोनों कमरे से बाहर निकले और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, लेकिन इस बार हवेली का रास्ता बदल चुका था। जिस गलियारे से वे पहले आए थे, वहां अब एक दीवार खड़ी थी। आरव ने दीवार को छुआ और कहा, यह पहले यहाँ नहीं थी। रविवार ने टॉर्च ऊपर की। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी थी। तस्वीर में 4 लोग खड़े थे, दादा, आरव, रविवार के पिता और रविवार की माँ। उनके पीछे मीरा खड़ी थी, लेकिन तस्वीर में एक और चेहरा था जिसे रविवार पहचान नहीं पा रहा था। एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखें कैमरे की तरफ नहीं बल्कि सीधे रविवार की तरफ थीं। तस्वीर के नीचे कोई नाम नहीं था। रविवार ने कहा, यह आदमी कौन है? आरव ने तस्वीर देखते ही चेहरा फेर लिया। रविवार ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, आप इसे जानते हैं? आरव ने आखिरकार कहा, हाँ,
यही वह आदमी है जिससे हम सब डरते थे, रविवार ने पूछा। कौन? आरव ने जवाब दिया, ठाकुर वीरेंद्र। वे उस हवेली का असली मालिक था और परिवार का सबसे प्रभावशाली आदमी। मीरा ने जिस रात सच देखा था, उस रात वे आदमी भी वहीं मौजूद था। अचानक दीवार के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। रविवार ने दीवार पर हाथ मारा, आवाज और साफ हो गई। बचाओ! किसी महिला की आवाज थी। आरव ने दीवार के एक कोने में दबा हुआ पत्थर हटाया। उसके पीछे एक छोटा रास्ता खुल गया। दोनों अंदर गए तो सामने एक कमरा था जिसमें सिर्फ एक पुरानी कुर्सी और लोहे की जंजीर पड़ी थी। कमरे की दीवार पर खरोंचों से लिखा था, मैंने उसे देखा था। उसके नीचे एक नाम था, देवेंद्र। रविवार समझ गया कि उसके पिता ने यह निशान खुद बनाया था। अचानक कमरे की बत्ती जैसी हल्की रोशनी जली और दीवार पर एक पुरानी परछाई दिखाई दी। रविवार ने देखा कि परछाई में एक लड़की किसी आदमी से लड़ रही थी। फिर आदमी ने उसे जोर से धक्का दिया। लड़की जमीन पर गिर गई। उसके बाद मीरा कमरे में दौड़ कर आई। उसने कुछ देखा और डर कर पीछे हट गई। फिर किसी ने पीछे से मीरा का हाथ पकड़ लिया। परछाई वहीं रुक गई। रविवार ने डरते हुए पूछा, यह सब किसने रिकॉर्ड किया था? आरव ने कहा, यह हवेली की आखिरी गवाही है। तभी दीवार पर लिखे शब्द बदलने लगे। पुराने अक्षरों के ऊपर नए अक्षर दिखाई देने लगे। हत्यारा अभी जिंदा है। रविवार की सांस रुक गई। उसने आरव की तरफ देखा। आरव ने कहा, इसका मतलब है कि वह आदमी अभी भी हमारे बीच है। तभी रविवार का फोन बजा। इस बार स्क्रीन पर उसकी मां का नंबर था। रविवार ने तुरंत फोन उठाया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर उसकी मां ने बहुत धीमी आवाज में कहा, रविवार, मुझे माफ कर देना। मैंने तुमसे एक बात और छिपाई है। रविवार ने पूछा, क्या? उसकी मां रोने लगी और बोली, तुम्हारे पिता ने आरव को नहीं छिपाया था। रविवार ने कांपते हुए पूछा, तो फिर किसने छिपाया था? कुछ सेकंड तक फोन पर सिर्फ रोने की आवाज आती रही। फिर उसकी मां ने कहा, तुम्हारे दादा ने। उसी पल कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और सामने दीवार पर एक नया वाक्य उभर आया। क्योंकि आरव ने जो देखा था वह सच नहीं था। रविवार कुछ देर तक दीवार पर लिखे शब्दों को देखता रहा। क्योंकि आरव ने जो देखा था वह सच नहीं था। उसके दिमाग में जैसे हजारों सवाल घूम रहे थे। अगर आरव ने जो देखा था वह सच नहीं था, तो फिर 28 साल पहले आखिर हुआ क्या था? उसकी मां फोन पर रो रही थी और कह रही थी कि आरव को उसके दादा ने छिपाया था। लेकिन आरव तो इतने सालों से यही कह रहा था कि उसे किसी ने हवेली के अंदर कैद कर दिया था। रविवार ने उसकी तरफ देखा। अब उसे आरव पर भी पूरा भरोसा नहीं हो रहा था। उसने पूछा, चाचा, आपने मुझसे क्या छिपाया है? आरव कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, लेकिन मैंने तुम्हें पूरा सच भी नहीं बताया। रविवार ने गुस्से में कहा, तो आज सब बताइए। आरव ने सिर झुका लिया और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसने बताया कि 17 अगस्त 1998 की रात वे अकेला हवेली के अंदर नहीं गया था। उसके साथ रविवार के पिता देवेंद्र भी थे। दोनों ने मीरा को एक कमरे में जाते देखा था। मीरा के हाथ में एक चांदी की पेटी थी। देवेंद्र ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने कहा कि अगर उसने वह पेटी सही जगह पहुंचा दी तो हवेली का असली सच सामने आ जाएगा। आरव ने उसका पीछा किया और उसी दौरान उसने एक आदमी को मीरा के पीछे जाते देखा। वह आदमी ठाकुर वीरेंद्र था। लेकिन आरव ने जो देखा वह सिर्फ कुछ सेकंड का था। अंधेरे और डर की वजह से उसे लगा कि वीरेंद्र मीरा को मारने वाला है। वह डर कर भाग गया। कुछ देर बाद जब वह वापस आया तो मीरा गायब थी और कमरे में सिर्फ खून के कुछ निशान थे। रविवार ने पूछा, तो फिर आपको कैसे पता चला कि मीरा को जिंदा बंद किया गया था? आरव ने कहा, मुझे यह बाद में पता चला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने बताया कि जब वह भागकर घर पहुंचा तो उसके दादा ने उसे हवेली के बारे में किसी से कुछ भी न बताने की कसम दी। दादा ने कहा था कि अगर आरव ने किसी को बताया कि उसने क्या देखा है तो पूरा परिवार खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन आरव ने उनकी बात नहीं मानी और अगले दिन फिर हवेली लौट आया। वहीं उसे मीरा की डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि जिस आदमी से मीरा डरती थी वह वीरेंद्र नहीं था। वीरेंद्र सिर्फ एक मोहरा था। असली व्यक्ति परिवार के अंदर ही था। आरव ने जब यह पढ़ा तो उसे लगा कि शायद उसने पिछली रात गलत आदमी को देखा था। लेकिन इससे पहले कि वे आगे पढ़ पाता, किसी ने उसके सिर पर वार कर दिया। जब उसे होश आया तो वह तहखाने में था। उसके दादा उसके सामने खड़े थे। दादा ने कहा था, तुम्हें कुछ दिनों के लिए यहीं रहना होगा। आरव ने पूछा, क्यों?
लेकिन दादा ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद दादा वापस आए और कहा कि परिवार ने सबको बता दिया है कि आरव गायब हो गया है। आरव ने भागने की कोशिश की, लेकिन तहखाने का रास्ता बंद कर दिया गया था। रविवार ने यह सुनकर कहा, तो मेरे दादा ने आपको कैद किया था? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए छिपाया था। रविवार को यह बात समझ नहीं आई। आरव ने बताया कि दादा को पता चल चुका था कि परिवार का असली दुश्मन कौन है। वह आदमी इतना ताकतवर था कि पुलिस और गांव के लोगों तक को अपने पक्ष में कर सकता था। इसलिए दादा ने आरव को दुनिया से गायब कर दिया ताकि वह जिंदा रहे। लेकिन दादा एक गलती कर बैठे। उन्होंने उस चांदी की पेटी को हवेली से बाहर नहीं निकाला। पेटी में वह सबूत था जो असली हत्यारे को सामने ला सकता था। यही कारण था कि मीरा की आत्मा इतने सालों से हवेली से जुड़ी हुई थी। वह आरव को मारना नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि कोई उस पेटी को खोले और सच दुनिया के सामने लाए। रविवार ने पेटी की तरफ देखा और पूछा, लेकिन पेटी तो हमने खोल ली है, उसमें सिर्फ फोटो और कैसेट थी। आरव ने कहा, तुमने पेटी का पहला हिस्सा खोला है, उसका दूसरा हिस्सा अभी बाकी है। आरव ने पेटी को फिर से हाथ में लिया और नीचे की तरफ एक छोटा सा हिस्सा दबाया। पेटी का फर्श खुल गया। उसके अंदर एक पुरानी तस्वीर और एक कागज रखा था। तस्वीर में रविवार के दादा, पिता, माँ, आरव और मीरा खड़े थे। लेकिन इस बार रविवार की नजर तस्वीर के पीछे खड़े उस आदमी पर गई जिसे वह पहले पहचान नहीं पाया था। आरव ने कहा, अब तुम इसे पहचानते हो? रविवार ने तस्वीर को ध्यान से देखा और अचानक उसके चेहरे पर डर उतर आया। वह आदमी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, वह उनके परिवार का सबसे करीबी आदमी था, रविवार के पिता के बड़े भाई सुरेश। रविवार ने कहा, लेकिन चाचा सुरेश तो 10 साल पहले मर चुके हैं। आरव ने जवाब दिया, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। उसी समय रविवार के फोन पर एक वीडियो अपने आप खुल गया। वीडियो में एक बूढ़ा आदमी एक कमरे में बैठा था, चेहरा धुंधला था। उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मीरा ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया है। रविवार की सांसें तेज होगी। आवाज पहचान में आ रही थी। वह आवाज सुरेश की थी। वीडियो में वे आगे कह रहा था, मैं मरा नहीं हूँ। रविवार ने मोबाइल गिरा दिया। आरव ने तुरंत कहा, हमें अभी इस हवेली से निकलना होगा। लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से किसी के हंसने की आवाज आई और उस आवाज के साथ एक वाक्य पूरे हवेली में गूंज उठा, रविवार, अब तुम मेरे घर तक आ ही गए हो। रविवार ने ऊपर देखा। सीढ़ियों के आखिरी छोर पर एक आदमी खड़ा था। रविवार के हाथ में पकड़ी तस्वीर कांप रही थी। वह बार बार तारीख देख रहा था, 8 अगस्त 1998। तस्वीर में उसका पिता, मीरा और 8 साल का आरव एक साथ खड़े थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि तस्वीर उसी दिन की थी जिस दिन आरव के गायब होने की कहानी पूरे परिवार को बताई गई थी। रविवार ने आरव की तरफ देखा और पूछा, चाचा, यह तस्वीर झूठी है या आपकी यादें? आरव के चेहरे पर ऐसा भाव आया जैसे उसके सामने अतीत अचानक जीवित हो गया हो। उसने तस्वीर को हाथ में लिया और कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं इस तस्वीर को भूल चुका था। रविवार ने पूछा, आपको क्या याद है? आरव ने धीरे धीरे बताया कि उस रात वह हवेली में अकेला नहीं आया था। उसके पिता देवेंद्र उसे लेकर आए थे। मीरा ने दोनों को एक कमरे में बुलाया था और कहा था कि उसे एक बहुत बड़ा सच बताना है। मीरा ने बताया था कि हवेली में पिछले कई महीनों से कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी और उसे शक था कि परिवार का कोई व्यक्ति उन घटनाओं के पीछे है। आरव बचा था, इसलिए उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। लेकिन उसे इतना याद था कि मीरा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा था, अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें बुला रहा है तो उसकी आवाज पर भरोसा मत करना। इसके बाद कमरे के बाहर किसी आदमी की आवाज आई थी। मीरा अचानक डर गई थी और उसने आरव को अलमारी के पीछे छिपा दिया था। कुछ ही देर बाद कमरे में जोर से झगड़ा हुआ था। फिर एक चीख सुनाई दी और सब कुछ शांत हो गया। रविवार ने पूछा, फिर क्या हुआ? आरव ने कहा, मुझे याद है कि मैं अलमारी के पीछे बहुत देर तक छिपा रहा। फिर तुम्हारे पिता मुझे बाहर निकालने आए। उन्होंने कहा कि हमें तुरंत यहाँ से जाना होगा। दोनों बाहर निकलने ही वाले थे कि पीछे से सुरेश आ गया, लेकिन उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था। वह डरा हुआ था। उसने देवेंद्र से कहा था कि अगर वे आरव को लेकर बाहर गया तो परिवार के बाकी लोग खतरे में पड़ जाएंगे। देवेंद्र ने उसकी बात नहीं मानी। तभी हवेली के अंदर अचानक सभी दरवाजे बंद हो गए।
आरव को सिर्फ इतना याद था कि उसके पिता उसे तहखाने की तरफ ले जा रहे थे और उसके बाद उसके सिर पर किसी चीज से चोट लगी। जब उसे होश आया तो वह अकेला था। कई घंटों बाद उसके दादा वहां आए और उसे तहखाने में छिपा दिया। रविवार ने पूछा, तो आपको मीरा की मौत के बारे में कैसे पता चला? आरव ने कहा, मुझे नहीं पता था कि मीरा मरी है। मैं वर्षों तक यही सोचता रहा कि वे मुझे बचाने के लिए कहीं चली गई थी। रविवार ने कहा, लेकिन उसकी आत्मा तो यहाँ है। आरव ने आईने की तरफ देखा। वहां मीरा की परछाई अब भी दिखाई दे रही थी। अचानक आईने पर धुंध जमने लगी और उसमें अपने आप कुछ शब्द लिखने लगे। मैं मरी नहीं थी। रविवार और आरव दोनों स्तब्ध रह गए। अगले ही पल एक और लाइन दिखाई दी, मुझे जिंदा दफन किया गया था। रविवार ने तुरंत दीवार की तरफ देखा। मीरा जिस रास्ते की ओर इशारा कर रही थी वह शायद उसी जगह तक जाता था। दोनों उस गुप्त कमरे के अंदर गए। कमरे की पिछली दीवार पर एक लोहे का दरवाजा था। दरवाजे के नीचे से मिट्टी बाहर निकली हुई थी। रविवार ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। आरव ने पुरानी चांदी की चाबी निकाली और ताले में लगा दी। इस बार ताला तुरंत खुल गया। दरवाजे के पीछे एक छोटा सा कमरा था जिसकी दीवारें मिट्टी से भरी थीं। बीच में एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था। रविवार ने संदूक खोला तो उसके अंदर मीरा के पुराने कपड़े, कुछ कागज और एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी पर लिखा था, जिस दिन यह चिट्ठी मिलेगी उस दिन मेरा इंतजार खत्म हो जाएगा। रविवार ने चिट्ठी पढ़ी। मीरा ने उसमें लिखा था कि उसे हवेली में कैद किया गया था, लेकिन उसे मारने वाला व्यक्ति वही नहीं था जिसे सब शक करते थे। उसने लिखा था कि उसने आखिरी समय में उस व्यक्ति का चेहरा देखा था और वह चेहरा उसके लिए सबसे ज्यादा भरोसेमंद था। रविवार ने यह पढ़ते ही कहा, सबसे भरोसेमंद यानी परिवार का कोई अपना। तभी उसके पीछे कदमों की आवाज आई। रविवार ने पलट कर देखा। सुरेश दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, उसकी आंखों में डर था। उसने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। रविवार ने पूछा, आपको किस बात का डर है? सुरेश ने कहा, मीरा से नहीं, उस आदमी से जिसने उसे यहाँ बंद किया था। रविवार ने पूछा, वे कौन है? सुरेश ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन तभी हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ खुल गईं। तेज हवा कमरे में घुस आई। मीरा की परछाई आईने से गायब हो गई। फिर एक पुरुष की आवाज पूरे कमरे में गूंजी, सुरेश, तुमने फिर मेरा नाम लेने की कोशिश की। सुरेश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पीछे हटते हुए कहा, वह यहाँ आ गया। रविवार ने पूछा, कौन? सुरेश ने उसकी तरफ देखा और कहा, जिसे तुम अपने परिवार का सबसे अच्छा इंसान समझते रहे। तभी कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे, ठक ठक ठक। दरवाजे पर एक आदमी की परछाई दिखाई दी। रविवार ने टॉर्च उठाई और उसकी रोशनी जैसे ही उस चेहरे पर पड़ी, रविवार के हाथ से टॉर्च गिर गई, क्योंकि सामने खड़ा आदमी था उसका अपना पिता। लेकिन उसके पिता की मौत 2 साल पहले हो चुकी थी। रविवार अपने सामने खड़े आदमी को देखकर बिल्कुल जम गया। चेहरा उसके पिता का था, आवाज भी उसके पिता जैसी थी, लेकिन यह संभव नहीं था। उसके पिता की मौत को 2 साल बीत चुके थे। रविवार ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया और एक कदम पीछे हट गया। आरव ने उसे पकड़कर अपने पीछे कर लिया और चिल्लाया, रविवार, इसकी तरफ मत जाना। सामने खड़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें आखिर सच तक पहुंचना ही था। रविवार की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, अगर आप मेरे पिता हैं तो बताइए, मेरी माँ ने मुझे आपसे दूर रहने को क्यों कहा था? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी कमरे के अंदर रखी पुरानी डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। एक पन्ने पर जाकर वे रुक गए। उस पन्ने पर लिखा था, जिस आदमी को तुम देख रहे हो वह देवेंद्र नहीं है। रविवार ने घबराकर सामने देखा। उसी पल उस आदमी का चेहरा बदलने लगा। कुछ सेकेंड के लिए वह उसके पिता जैसा दिखाई दिया और फिर चेहरा धीरे धीरे बदलकर एक बूढ़े आदमी का हो गया। रविवार पीछे हट गया। आरव ने कांपती आवाज में कहा, यह वही है? रविवार ने पूछा, कौन? आरव ने कहा, ठाकुर वीरेंद्र। रविवार को समझ आने लगा कि 28 साल से हवेली में जो कुछ हो रहा था वह सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं थी। किसी इंसान ने भी इस डर का फायदा उठाकर पूरे परिवार को अपने कब्जे में रखा था। वीरेंद्र ने बताया कि उसने 1998 में मीरा को हवेली में कैद कराया था, क्योंकि मीरा के पास ऐसा सबूत था जिससे परिवार की पूरी सच्चाई सामने आ सकती थी। लेकिन मीरा को मारने के बजाय उसने उसे तहखाने के उस हिस्से में बंद कर दिया जहां से बाहर निकलना लगभग असंभव था।
देवेंद्र और रविवार की मां ने मीरा को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें भी धमकाया गया। आरव ने उस रात बहुत कुछ देख लिया था, इसलिए उसे भी छिपा दिया गया। रविवार के दादा ने आरव को दुनिया से इसलिए गायब किया ताकि वीरेंद्र उसे ढूंढ न सके। सुरेश भी इस राज का हिस्सा था, लेकिन उसने बाद में सच बाहर लाने की कोशिश की। वीरेंद्र ने उसे भी मरने का डर दिखाया और 10 साल पहले उसकी मौत की झूठी खबर फैला दी। रविवार ने पूछा, लेकिन मीरा की आत्मा। वीरेंद्र पहली बार चुप हो गया। उसी समय कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। आईना अपने आप टूट गया और उसके टुकड़ों में मीरा का चेहरा दिखाई दिया। वह धीरे धीरे सामने आई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने रविवार की तरफ देखकर कहा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। मीरा ने रविवार को बताया कि वह 1998 में मरी नहीं थी। वह कई दिनों तक तहखाने में जिंदा रही थी। उसने दीवार पर अपनी कहानी लिखी, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। आखिरकार उसकी मौत वहीं हो गई। उसके बाद उसकी आत्मा हवेली से जुड़ गई। वह उन लोगों को डराती रही जो उस राज को छिपाना चाहते थे, लेकिन उसने कभी रविवार को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह सिर्फ चाहती थी कि उसका सच किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो अपने परिवार से डरकर चुप न रहे। रविवार ने चांदी की पेटी से मिले दस्तावेज बाहर निकाले। उनमें मीरा की गवाही, पुराने फोटो और उस रात की रिकॉर्डिंग थी। सबसे आखिरी कागज पर कई लोगों के हस्ताक्षर थे। उनमें उसके दादा, पिता, माँ और सुरेश के हस्ताक्षर थे, लेकिन सबसे नीचे एक नाम ऐसा था जिसे देखकर रविवार की आंखें फैल गईं, ठाकुर वीरेंद्र। अब उसके पास सच का सबूत था। वीरेंद्र ने दस्तावेज छीनने की कोशिश की, लेकिन तभी हवेली के सभी दरवाजे बंद हो गए। दीवारों से तेज आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हों। वीरेंद्र पीछे हटने लगा। उसने पहली बार डरकर कहा, मीरा, मुझे माफ कर दो। मीरा उसके सामने खड़ी हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखती रही। वीरेंद्र घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मैंने तुम्हें मारने का इरादा नहीं किया था। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, लेकिन तुमने मुझे बचाया भी नहीं। वीरेंद्र के चेहरे पर पछतावा दिखाई दिया। उसने कहा कि उसने अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए सब कुछ छिपाया, लेकिन उसी डर ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। रविवार ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की। इस बार नेटवर्क वापस आ गया। उसने सारे दस्तावेज और रिकॉर्डिंग सुरक्षित कर ली। कुछ ही देर बाद हवेली के बाहर पुलिस की गाड़ियां दिखाई देने लगीं। लेकिन जब रविवार पुलिस के साथ वापस कमरे में गया तो वहां वीरेंद्र नहीं था। सिर्फ उसका पुराना कोट जमीन पर पड़ा था। पुलिस ने पूरे तहखाने की तलाशी ली और आखिरकार उस जगह से इंसानी हड्डियां बरामद हुईं जहां मीरा को बंद किया गया था। साथ ही एक पुरानी चांदी की पायल भी मिली। रविवार ने उसे देखते ही पहचान लिया। वह वही पायल थी जो उसने बचपन में अपनी मां के पास देखी थी। उसकी मां ने बाद में सच बताया कि उन्होंने वह पायल मीरा से ली नहीं थी। मीरा ने मरने से पहले उन्हें दी थी और कहा था कि एक दिन इसे उसके परिवार के किसी बच्चे तक पहुंचा देना। सुबह होने लगी थी। देवगढ़ की हवेली पहली बार कई सालों बाद लोगों की आवाजों से भर गई थी। पुलिस ने सारे सबूत अपने कब्जे में ले लिए। आरव को भी हवेली से बाहर लाया गया। इतने सालों बाद उसने सूरज की रोशनी देखी। वह कुछ देर तक आंखें बंद करके खड़ा रहा और फिर रविवार को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रविवार ने पीछे मुड़कर हवेली की तरफ देखा। दूसरी मंजिल की वही खिड़की अब पूरी तरह खाली थी। कोई रोशनी नहीं थी, कोई परछाई नहीं थी। लेकिन जाने से पहले रविवार को खिड़की के शीशे पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा। वहां सिर्फ 3 शब्द थे, अब मैं आजाद हूँ। रविवार की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर हवेली की तरफ देखा और धीरे से कहा, मीरा, तुम्हारा सच अब कभी नहीं छिपेगा। उसी पल हवा का हल्का झोंका आया और खिड़की का पर्दा हिला। रविवार को ऐसा लगा जैसे किसी ने आखिरी बार उसे देखकर मुस्कुराया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद रविवार ने अपने पिता की पुरानी चीजें साफ करते समय एक छोटा सा लिफाफा पाया। लिफाफे पर उसके नाम के नीचे लिखा था, अगर तुम कभी देवगढ़ हवेली तक पहुंच जाओ तो इसे तभी खोलना। रविवार ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक कागज था। उस पर लिखा था रविवार। मीरा अकेली नहीं थी। नीचे एक दूसरी तारीख लिखी थी, 17 अगस्त 2026। रविवार ने तारीख देखकर सिर उठाया और उसी रात उसके घर की दूसरी मंजिल की खिड़की पर 3 बार दस्तक हुई। ठक ठक ठक।